हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल थियो ग्रुप पर। आज हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल पर। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल। तो दोस्तों देखते हैं कि शेड्यूल क्या है। शेड्यूल दोस्तों एक प्रकार की गाइडलाइन है जिस पर सप्लाई डिपेंड करती है। मीन्स सप्लाई को समझने के लिए शेड्यूल की बारीकियां समझना बहुत ही जरूरी है। शेड्यूल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। तो सबसे पहले हम शेड्यूल 1 को समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको कंसिडरेशन वाले वीडियो में याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ कंसिडरेशन नहीं होता है उसको सप्लाई नहीं माना जाता है। लेकिन शेड्यूल 1 हमें बताता है कि इन कंडीशंस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। इसमें पहली कंडीशन है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल। मतलब जब आईटीसी का लाभ उठाया गया है वहाँ बिजनेस के एसेट्स को रिमूव करने के लिए उनका परमानेंट ट्रांसफर करना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एसेट्स को रिमूव करने में किसी भी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन एसेट्स को रिमूव करना भी एक तरह का सप्लाई माना जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों माना एबीसी लिमिटेड साइकिल्स का बिजनेस करते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। अब उन्होंने अपना बिजनेस बंद करते टाइम बचे हुए साइकिल्स अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में दे दी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एबीसी लिमिटेड ने ये साइकिल्स खरीदी होंगी तब उनसे उन साइकिल्स पर जीएसटी पे किया होगा। अब जब वो उन साइकिल्स को अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में देगा तब वहाँ कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर वो ब्लैक में भी साइकिल्स निकाल सकता है। मतलब वो साइकिल्स बेच तो रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि तुम चाहे गुड्स को किसी को फ्री में दो या बेचो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जीएसटी तभी पे करना होगा जब बिजनेसमैन ने आईटीसी का क्लेम किया हो, वरना जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी कंडीशन पर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन। मतलब अगर आपस में रिलेशन है प्रिंसिपल एजेंट का, मम्मी पापा का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो अगर वहाँ पर गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है और बुक्स में एंट्री कर दी है तो उसको सप्लाई ही माना जाएगा और जीएसटी पे करना होगा। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन, फॉर वन यूनिट टू अनदर बोथ हैविंग द सेम पैन। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। अब जो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, इसको ऐसे समझिए, माना एक कंपनी है शो कंपनी, इसके अंडर में 3 से 4 कंपनीज हैं। अब इनके पैन तो सेम होंगे, ये आपस में गुड्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बार बार, तो इसे भी सप्लाई माना जाएगा क्योंकि इनमें डिस्टिंक्ट रिलेशन है। चौथी कंडीशन में दोस्तों प्रिंसिपल टू एजेंट आता है और 5वीं कंडीशन में एजेंट टू प्रिंसिपल आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब छठी कंडीशन भी देख लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम अदर एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको कंसिडरेशन के वीडियो में पहले ही बताया है कि अगर देश से बाहर से किसी भी तरह का गुड्स लिया जा रहा है या सर्विस ली जा रही है फॉर बियरेंस ऑफ बिजनेस, मीन्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसको सप्लाई ही माना जाएगा। हाँ तो दोस्तों ये हो गया हमारा शेड्यूल 1। अब आते हैं शेड्यूल 2 पर। शेड्यूल 2 में दोस्तों कुछ कंडीशंस की लिस्ट दी गई है जिनकी संख्या 16 है। अब इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि अगर आपने किसी को सर्विसेज या गुड्स दिया है तो क्या इसको सप्लाई माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। इसको तो दोस्तों ट्रांसफर ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है
एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट्स इन गुड्स। यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ हमने किसी को राइट ट्रांसफ़र किया है कि चलो इसको तुम यूज़ कर लो और यूज़ करके वापस कर देना। तो यहाँ आपने किसी को गुड्स नहीं दिया बल्कि राइट दिया है गुड्स का, जो कि सर्विस में आएगा। मान लीजिए आपने अपना घर किसी को किराए पे दिया है, तो आपने उसको अपनी सर्विस दी है, तो इसे सर्विस माना जाएगा, ना कि गुड्स। इस प्रकार से आपको नाम से क्लैरिटी हो जाएगी कि एक सर्विस है या गुड्स है। थर्ड पॉइंट, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा। फोर्थ पॉइंट, एनी लीज, टेनेंसी, लाइसेंस ऑफ ऑक्यूपाइड लैंड, ये सब सर्विसेज में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एनी लीज और लेटिंग आउट, सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। सिक्स्थ पॉइंट, any treatment or process which is being applied to another person goods, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी और को उसका काम करके दे रहे हो, जैसा कि आप किसी को उसका गुड्स पैक करके दे रहे हो, तो यहाँ पर आप सर्विस दे रहे हो अदर पर्सन को, तो ये सर्विस में आएगा। 7th पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स सच एज ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। यहाँ पे दोस्तों ये एसेट्स गुड्स है, इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा। 8th पॉइंट, चेंज ऑफ यूज ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस टू प्राइवेट यूज, इसको ऐसे मान लीजिए कि आप पेटेंट दे रहे हो, तो ये भी सर्विस में ही आएगा। 9th पॉइंट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मकान किराए पर, प्रॉपर्टी किराए पर या मशीन किराए पर, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ही आएगा। 10th पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्शन करने वाला आपको बिल्डिंग बेचता नहीं है बल्कि आपके लिए बिल्डिंग बनाता है आपके सामान को यूज़ करके, तो ये भी सर्विस में ही आएगा। 11th पॉइंट, टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी हमारा सर्विस में ही आएगा। 12th पॉइंट, टेम्परेरी ट्रांसफ़र और परमिटिंग टू यूज़, डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें हमारी सर्विस में ही आएंगी। 13th पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, सर्विस। 14th पॉइंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड दिस, सर्विस। 15th पॉइंट, सप्लाई पे बाय द वे ऑफ पार्ट ऑफ एनी सर्विस, ये भी सर्विस में आएगा। और लास्ट में 16th पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, ये भी हमारा आएगा सप्लाई ऑफ गुड्स में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा शेड्यूल 2 के 16 पॉइंट्स। अब हम आते हैं शेड्यूल 3 पर। शेड्यूल 3, जिसको हम निगेटिव लिस्ट भी कहते हैं, इसमें किए गए ट्रांजैक्शंस को सप्लाई नहीं माना जाता है। इनकी लिस्ट इस प्रकार से है, जैसा कि इसमें पहला है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अपने रोजगार से संबंधित सर्विस देता है तो वहाँ GST नहीं लिया जाता है। दूसरी कंडीशन, सर्विस बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, इसका मतलब है दोस्तों कोर्ट द्वारा दी गई सर्विसेज में भी GST नहीं लगता है। तीसरी कंडीशन दोस्तों इस प्रकार से, जिसको हम 3 भागों में रखते हैं। इसमें पहला है फंक्शनल परफॉर्म्ड बाय MP, MLA एटसेट्रा, दूसरा ड्यूटीज बाय पर्सन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और तीसरा है ड्यूटीज बाय पर्सन ऑन बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब ये जितने भी MP, MLA, लोकल पंचायत एटसेट्रा, ये जो भी काम करते हैं सोसाइटी के लिए, उन पर भी GST नहीं लगता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जिसमें बताया गया है कि सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, मतलब ये है दोस्तों कि जो अंतिम संस्कार से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, उनमें भी GST नहीं लगता है। 5th पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब
लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग के अलावा जितने भी एक्शनेबल दावे किए जाते हैं वो सभी जीएसटी में कवर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा शेड्यूल का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।